नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका आज की इस कक्षा में स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 11वीं की पुस्तक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे। आज की इस कक्षा का विषय रहेगा अर्थशास्त्र का परिचय। पिछली कक्षाओं में आपने अर्थशास्त्र को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा था और अब इसे एक मुख्य विषय के तौर पर पढ़ेंगे। अब विषय की गहनता और विस्तार की मात्रा बढ़ जाएगी। अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ शब्द का मतलब है धन तथा शास्त्र का मतलब है ज्ञान की कोई शाखा या सिद्धांत। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत धन संबंधी सिद्धांत या ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। यह शब्द ग्रीक शब्द ओकिनोमिया से बना है, जिसका अर्थ है घर या परिवार का प्रबंधन। प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन को अर्थशास्त्र विषय की पहली प्रमुख विस्तृत पुस्तक माना गया है तथा उन्हें अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। वैसे तो जितने अर्थशास्त्री हुए उतने ही अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं, किंतु अर्थशास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से 3 दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला, धन संबंधी परिभाषा। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरा, कल्याण संबंधी परिभाषा। एल्फ्रेड मार्शल, जो एक अर्थशास्त्र के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य की उन सभी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जो विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं के संग्रह करने और उनके प्रयोग करने से संबंधित है, ताकि मनुष्य का अधिकतम कल्याण हो सके। और तीसरी तरह की परिभाषा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता के आधार पर परिभाषित किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार, सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के संदर्भ में अध्ययन करता है, जबकि सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। एल्फ्रेड मार्शल, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र के एक प्रवर्तक के तौर पर जाना जाता है, ने अर्थशास्त्र को जीवन के सामान्य कारोबार के संबंध में मनुष्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आगे हम अर्थशास्त्र इसी विचारधारा के आधार पर अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र हम सब के जीवन से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है और हम सब किसी न किसी आर्थिक क्रिया से जुड़े हुए हैं। यहाँ हमें यह समझना होगा कि आर्थिक क्रिया है क्या। आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। मनुष्य उपभोक्ता, उत्पादक, विक्रेता, सेवाधारी या सेवा प्रदाता के रूप में किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लाभकारी रूप से जुड़े होते हैं। जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्री का यही मतलब है। इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने व्यक्तिगत या अपने परिवार की किसी अन्य व्यक्ति, जिन्हें वह उपहार देना चाहता है, की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए धन व्यय करके वस्तुओं का और सेवाओं को खरीदता है। यहाँ वह व्यक्ति उपभोग की आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। धन के बिना उपभोग संभव नहीं है, यानी धन के बिना हम वस्तुओं का क्रय नहीं कर सकते। अब उत्पादक कौन है? उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय के सृजन के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है। वह व्यक्ति किसान, बढ़ई, लोहार या कोई अन्य विनिर्माता हो सकता है। यहाँ वह व्यक्ति उत्पादन की आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। धन के बिना उत्पादन संभव नहीं है। उपभोग तथा उत्पादन के अलावा भी मनुष्य कई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचता है, वह विक्रेता कहलाता है। वस्तुओं के विक्रय मूल्य की गणना मुद्रा में की जाती है।
इसलिए इसे एक आर्थिक क्रिया कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है, वह व्यक्ति सेवाधारक कहलाता है। सेवाधारक को पारिश्रमिक का भुगतान नकद या वस्तु के रूप में किया जा सकता है, किंतु दोनों ही अवस्थाओं में सेवाधारक द्वारा किए गए कार्य के मूल्य की गणना मुद्रा में की जाती है। अतः यह एक आर्थिक क्रिया है। जब कोई व्यक्ति किसी भुगतान के बदले अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है, जैसे डॉक्टर, वकील, बैंकर, टैक्सी चालक या चार्टर्ड अकाउंट, वह व्यक्ति सेवा प्रदाता कहलाता है। सेवा प्रदाता धन के बदले अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए यह भी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। किंतु यदि टैक्सी चालक अपनी बेटी, पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपनी टैक्सी में बिठाकर अपने पारिवारिक काम के लिए ले जाता है, इसके बदले वह धन प्राप्त नहीं करता। अतः यह एक गैर आर्थिक क्रिया हो जाती है। जैसे डॉक्टर अपने बच्चे के बीमार होने पर स्वयं कोई दवाई देता है, तब वह आर्थिक क्रिया नहीं होती, किंतु यदि वह किसी मरीज का इलाज करता है तो उसके बदले धन प्राप्त करता है, वह एक आर्थिक क्रिया होगी। एक मनुष्य की सभी गतिविधियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां वह सभी गतिविधियां होती हैं जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि करती हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन, उपभोग आदि। सरल शब्दों में कहें तो आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, जैसे नौकरी करना, भवन निर्माण करना, डॉक्टर द्वारा इलाज करना, वकील द्वारा केस लड़ना, मजदूर या किसान द्वारा कार्य करना। दूसरी तरह की गतिविधियां गैर आर्थिक गतिविधियां होती हैं। वह सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती, गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए रक्तदान, धार्मिक क्रियाएं आदि। गैर आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि व्यक्तिगत हितों, भावनात्मक कारणों या परमार्थ के लिए की जाती है, जैसे पूजा पाठ करना, देशभक्ति, मनोरंजक गतिविधियां, शौक पूरा करना और परिवार या समाज के लिए काम करना। इस प्रकार कोई क्रिया आर्थिक क्रिया है या नहीं गैर आर्थिक क्रिया है, यह उसके परिणाम या गतिविधि करने के पीछे जो मकसद है उस पर निर्भर करता है। यदि उस क्रिया को करने के दौरान धन का प्रयोग होता है और उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो वह आर्थिक क्रिया होती है। और यदि उस क्रिया को करने के दौरान धन का प्रयोग नहीं होता तथा उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, तो वह क्रिया गैर आर्थिक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक विद्यालय में शिक्षा प्रदान करता है तथा उसके बदले वेतन प्राप्त करता है, यह एक आर्थिक क्रिया है। और जब वह शिक्षक अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसे धन का लाभ नहीं होता, यह गैर आर्थिक क्रिया है। यदि आप एक शौक के रूप में पेंटिंग बनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं, तो यह एक गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसके बदले आपको धन की प्राप्ति नहीं होती। हालांकि यदि आप अपनी पेंटिंग बेचते हैं तो यह आर्थिक गतिविधि बन जाती है, क्योंकि इसके बदले आपको धन प्राप्त हो रहा है। विभिन्न वस्तुओं को भी हम आर्थिक वस्तुओं और गैर आर्थिक वस्तुओं में बांट सकते हैं। आर्थिक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका कोई बाजार मूल्य होता है तथा जो बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। इसके विपरीत गैर आर्थिक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता तथा वह बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध भी नहीं है। उदाहरण के लिए नदी में बहता हुआ पानी गैर आर्थिक वस्तु है, जबकि बोतल में भरा हुआ दुकान पर बिकने वाला पानी आर्थिक वस्तु है। हमारे आसपास पर्यावरण में उपलब्ध ऑक्सीजन गैर आर्थिक वस्तु है, जबकि सिलेंडर में भरकर अस्पताल में बिकने वाली ऑक्सीजन आर्थिक वस्तु है।
अर्थशास्त्र में परिस्थिति, कारण तथा तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो वैश्विक रूप से सत्य होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। मानवीय व्यवहार के अध्ययन के आर्थिक सिद्धांत भी कुछ मान्यताओं के आधार पर सदैव एक समान रहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीवन के सामान्य कारोबार में हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता के तौर पर हमें वस्तुएं खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उत्पादक के तौर पर उत्पादन के संसाधनों को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हम सभी की आवश्यकताएं उपलब्ध संसाधनों की तुलना में सदैव ज़्यादा होती हैं तथा हमारी आवश्यकताओं पूरे करने के लिए उपलब्ध संसाधन सदैव दुर्लभ होते हैं। अब दुर्लभता का क्या अर्थ है? दुर्लभता का अर्थ है मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या को चयन की समस्या कहते हैं। हमें प्रत्येक आर्थिक क्रिया के दौरान चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसे आर्थिक समस्या भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन में हम इन्हीं समस्याओं का हल ढूंढते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की तुलना में उपलब्ध संसाधन दुर्लभ हैं और इन संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। यदि संसाधन दुर्लभ ना होते तो कोई आर्थिक समस्या ही ना होती और अर्थशास्त्र की आवश्यकता ही ना होती। आपको ध्यान होगा कि इस कक्षा के शुरू में हमने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा बताई थी। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता के आधार पर परिभाषित किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के संदर्भ में करता है, जबकि सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। आइए अब हम अर्थशास्त्र के विभिन्न घटकों के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्राय 3 भागों में बांटा जाता है: उपभोग, उत्पादन एवं वितरण। उपभोग उपभोक्ता करता है। उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी निश्चित आय और ज्ञात कीमतों को देखते हुए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। उपभोक्ता के रूप में लोगों के साधन सीमित होते हैं तथा उनकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि उपभोक्ता यह निर्णय कैसे करता है कि वह अपनी निश्चित आय और वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखते हुए अनेक वैकल्पिक वस्तुओं में से किस वस्तु को खरीदेगा या वस्तुओं के अनेक वैकल्पिक संयोगों में से किस विकल्प का चयन करेगा। यकीनन उपभोक्ता ऐसे विकल्प का चयन करना चाहेगा जिससे उसके सीमित संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, आपके पास 50 रुपये हैं और आपको भूख लगी है। बाजार में खाने के लिए अनेक वस्तुएं उपलब्ध हैं। ऐसे में आप किस वस्तु का चयन करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु आपकी भूख को शांत कर सकती है और साथ ही आपको खाने में रुचि भी आए। अर्थशास्त्र में यह उपभोग का अध्ययन है। दूसरा घटक उत्पादन। प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि वह अधिकतम लाभ अर्जित करे। ऐसा तभी संभव होगा जब उत्पादन की लागत कम हो तथा बाजार में मिलने वाली कीमतें अधिकतम हो। बाजार कीमत पर उत्पादक का नियंत्रण कितना है, यह अनेक बातों से प्रभावित होता है। आगतों की कीमतों को कम करना भी उत्पादक के हाथ में नहीं होता। ऐसे में उत्पादक, जिसे उत्पादन की लागत तथा बाजार में मिलने वाली कीमत ज्ञात है, तब ऐसे संयोग का चयन करता है जिसकी उत्पादन लागत कम हो तथा उत्पादन से मिलने वाला लाभ अधिकतम हो। उत्पादक यह भी चयन करता है कि उत्पादन कितनी मात्रा में करना है। अर्थशास्त्र में उत्पादक के व्यवहार तथा उसके द्वारा लिए जाने वाले उत्पादन संबंधी निर्णय की व्याख्या करते हैं तथा उस अवस्था को ढूंढते हैं
जहां उत्पादक को अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि होती है। यह उत्पादन का अध्ययन है। अर्थशास्त्र का तीसरा घटक वितरण। अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम यह भी जानने में रुचि रखते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो आय अर्जित की गई है उसका उत्पादन के साधनों के बीच किस प्रकार वितरण होता है। आपने पिछली कक्षाओं में सकल घरेलू उत्पाद के विषय में पढ़ा होगा। यह एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं का बाजार मूल्य होता है। इस आय को उत्पादन के सभी साधनों में वितरित किया जाता है। उत्पादन के साधन हैं श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। इसके अध्ययन को ही अर्थशास्त्र में वितरण का अध्ययन कहते हैं। समग्र रूप से अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः 3 घटकों का अध्ययन किया जाता है। विशेषता की दृष्टि से यह तीनों घटक आगे बड़ी कक्षाओं में अन्य कई भागों में बढ़ जाते हैं, किंतु अर्थशास्त्र अपने आप को केवल इन 3 घटकों तक सीमित नहीं करता। आधुनिक अर्थशास्त्र में देश की कुछ आधारभूत समस्याओं को भी विशेष अध्ययन के लिए सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के तौर पर आप यह जानना चाहेंगे कि हमारे देश के कुछ लोग गरीबी का जीवन जीने के लिए क्यों मजबूर हैं। हमारे देश में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हम यह भी जानना चाहेंगे कि हमारे देश में कितने लोग निरक्षर हैं तथा कितने बेरोजगार हैं। हमारे देश में कितने अस्पताल हैं तथा कितने लोगों तक स्वच्छ पीने का जल तथा बिजली की सुविधा उपलब्ध है। यह सब जानने के लिए आप ऐसे संख्यात्मक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे जिससे आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सके। इस चर्चा के बाद आप अर्थशास्त्र की निम्नलिखित परिभाषा से सहमत होंगे, जिसका प्रयोग अधिकांश अर्थशास्त्री करते हैं। व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के उपभोग हेतु वितरित करने के लिए इसका चुनाव कैसे करें कि वैकल्पिक प्रयोग वाले अल्प संसाधनों का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में हो सके। अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है। इस परिभाषा के साथ हम आज की इस कक्षा को समाप्त करते हैं। आज हमने अर्थशास्त्र के अर्थ को जाना। अर्थशास्त्र जीवन की सामान्य गतिविधियों के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन है तथा हमने मुख्य अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के ऊपर भी चर्चा करी, जिसमें हमने 3 अर्थशास्त्रियों को शामिल किया, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल तथा रॉबिन्सन, जिसमें 3 तरह की परिभाषाएं दी गई, धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा तथा दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इसके पश्चात हमने आर्थिक क्रियाओं के बारे में जाना। आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिसमें धन का प्रयोग होता है। एक मानव द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों को हमने 2 भागों में बांटा, आर्थिक गतिविधियां तथा गैर आर्थिक गतिविधियां। हमने पाया कि कोई एक गतिविधि एक समय में आर्थिक हो सकती है तथा दूसरे समय में गैर आर्थिक। आपको उस तर्क को विकसित करना है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत परिणाम और उद्देश्य के बदलने पर आर्थिक तथा गैर आर्थिक गतिविधियां बदल जाती हैं। इसके पश्चात हमने आर्थिक समस्या के बारे में जाना। आर्थिक समस्या की जड़ असीमित आवश्यकताएं, सीमित संसाधन तथा संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। अगर संसाधन दुर्लभ ना हो और उनका वैकल्पिक उपयोग ना हो तो कोई आर्थिक समस्या ही उत्पन्न ना हो। इसके पश्चात हमने अर्थशास्त्र के 3 घटकों के बारे में जाना। पहला उपभोग, दूसरा उत्पादन तथा तीसरा वितरण। हमारे अर्थशास्त्र को हम इन्हीं 3 घटकों में पढ़ते हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं करते। आपने जाना कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है। आने वाली कक्षा में हम इसे आगे बढ़ाएंगे तथा
सांख्यिकी का परिचय करेंगे। सांख्यिकी का क्या अर्थ है, सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी का क्या कार्य है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्यों जरूरी है, सांख्यिकी की सीमाओं के बारे में जानेंगे। सांख्यिकी का प्रयोग अर्थशास्त्र में क्यों जरूरी है तथा अर्थशास्त्र के अंदर सांख्यिकी का प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।